बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीक आप लोगों ने फिज़िक्स का टेस्ट दिया और फिज़िक्स के सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 तकरीबन इंक्लूड था एज अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम, न्यू बुक। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 के भी कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया था और उम्मीद है कि आप लोगों ने टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ज़रिए हम आपको जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें, ताकि अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करने में कोई परेशानी हुई हो तो आप उसको देख सकें और ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट दें तो उसमें फिर इन वीकनेसेस को रिमूव किया जा सके और ये गलतियां रिपीट ना हो। स्टूडेंट्स, सेक्शन से ए में सबसे पहले आपसे एमसीक्यूज पूछा गया था और एक एमसीक्यू का टेस्ट आप लोगों ने ऑनलाइन दिया, जिसके मार्क्स भी आप लोगों के पास होंगे। और ये दूसरा टेस्ट जो ऑन कैंपस टेस्ट था, जिसमें सेक्शन ए में हमने आपको कुछ एमसीक्यू दिया था ताकि आप इसके आंसर्स दें। इसमें जो पहला एमसीक्यू से पूछा गया था वो था कि दी एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज। सॉलिड एंगल का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया था। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो, लेक्चर्स के दौरान हमने आपको बताया था कि एंगल्स जो है उसके 3 यूनिट्स से हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक डिग्री, नंबर 2 रेडियन और तीसरा था स्ट्रेडियन, याद है? फिर आपको मैंने ये भी कहा था कि नॉर्मली हम लोग फर्स्ट ईयर में स्ट्रेडियन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो स्टेडियन जो है वो सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट्स है वो जो कि 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रेडियन, राइट? रेडियन, डिग्री और ऑल ऑफ दिस का ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे पूछा गया था कि विच वन ऑफ द साइंटिस्ट मेड सम कंट्रीब्यूशंस टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आपको उस साइंटिस्ट का नाम बताना था जिसने कुछ कंट्रीब्यूशंस दी थी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, यानी लेंसेज में, लेंस से रिलेटेड बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स में। और इसमें कई ऑप्शन थे और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था आर्किमिडीज। ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू था और जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं एज अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम, उसके अंदर भी ये इंफॉर्मेशन लाजमन मौजूद होगी। अगर आपने उसको स्टडी किया होगा तो आपने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चूज किया होगा। करेक्ट ऑप्शन इज आर्किमिडीज। स्टूडेंट, तीसरा जो एमसीक्यू था उसमें मैंने आपसे पूछा था टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ एज। आपको मालूम है कि जमीन पर जो लाइट आ रही है वो सन से आ रही है, तो हमने आपसे बस इतना पूछा था कि सन से जमीन तक लाइट पहुंचने में कितना टाइम कंज्यूम होता है। MCQ was time taken by light to reach from sun to earth age. The correct answer is 8 minutes and 20 seconds. 8 minutes and 20 seconds is required to propagate light rays from sun to earth. sun से earth तक आने, right students? Okay. Students, the second part, number 4th is the number of significant figures with the increased accuracy of the measurement instruments. MCQ is the number of significant figure with the increases accuracy of the measuring instruments. इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसका काम कुछ मेजर करना है, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ानी है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है
तो आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज करने होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीजेस। इसके बाद जो ऑप्शन है एमसीक्यू है वो ये था, परसेंट अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय। परसेंट अनसर्टेनिटी यानी अनसर्टेनिटी परसेंटेज में इन द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय। वाइब्रेटिंग बॉडी में यानी जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस करता है, टू एंड फ्रो करता है, उसका जो टाइम पीरियड है उसकी परसेंट अनसर्टेनिटी निकालने का क्या फॉर्मूला था। इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे। स्टूडेंट्स, इसमें हमने आपसे परसेंटेज में पूछा था और आपको मालूम है कि कोई भी वैल्यू परसेंटेज में निकालने के लिए आपको 100 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। और इन 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन था जिसमें मल्टीप्लाई बाय 100 आपको दिख रहा था। तो अगर आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं भी थी तब भी आप बाय कॉन्सेप्चुअल आंसर्स करेक्ट चूज कर सकते थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इनटू 100, राइट? इट इज द करेक्ट आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी बात हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन पे भी कर लें। उम्मीद है वैसे तो आपको सब कुछ आया होगा, आता होगा और आपने उसको अटेम्प्ट भी किया होगा। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन था वो बड़ा सिंपल सा था, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ वेक्टर विद प्रॉपर डेफिनेशन इन एग्जाम्पल। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था और हमने क्लास में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था। स्केलर वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ इसकी 4 टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसमें यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, फ्री वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर्स, इन सब की डेफिनेशन देनी थी और आपको प्रॉपर एक कोई ना कोई एग्जाम्पल भी देना था और ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। ओके, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज के जरिए मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। स्टूडेंट, इसमें दूसरा क्वेश्चन था, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 4 न्यूटन विच आर मेकिंग एंगल 30 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इस टॉपिक में हमने यही सीखा था कि किस तरीके से 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। स्पेशली 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप कैसे निकाल सकते हो। और ये वाला न्यूमेरिकल मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था और असाइनमेंट में भी ये मौजूद था और इस तरह का एक क्वेश्चन हमने नई बुक से भी अटेम्प्ट किया था और क्लास में भी इस पर डिस्कशन हुई थी। तो आप इसको देखिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप मैसेज के जरिए मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसमें इसी तरह का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, वन कंपोनेंट ऑफ 100 न्यूटन फोर्स इज 25 न्यूटन। वन कंपोनेंट ऑफ 100 न्यूटन फोर्स इज 25 न्यूटन, कैलकुलेट्स इट्स अदर कंपोनेंट। इसमें मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आपने किया होगा। सिंपल, इसमें F गिवन था 100 न्यूटन and there will be 2 components of F, Fx and an Fy. You have to choose one of them. अगर आपने Fx लिया 25, then you will calculate Fy. And if you will choose one component is Fy, then you will calculate Fx. Correct? और आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया होगा F is equal to root Fx square plus Fy square. ये तो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, लेकिन मैंने इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड किया था। Also verify that your answer is correct. मैंने कहा था आप ये भी साबित कीजिए कि जो आंसर आपने निकाला है वो करेक्ट है। ये आपने कैसे वेरीफाई किया होगा? देखिए, आपके पास एक कंपोनेंट पहले से था, दूसरा कंपोनेंट आपने निकाल ली, ऐसा ही है। तो आपको सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करना था और दोबारा F इज इक्वल टू रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर में आपको वैल्यू पुट करनी थी। Fx गिवन था 25, Fy आपने कैलकुलेट किया, फिर आप सॉल्व करते, F आता, अगर वो 100 न्यूटन आता तो इसका मतलब होता कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और वेरीफाई हुआ। 100 न्यूटन आपका आंसर वेरिफिकेशन में आना चाहिए था। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 था,
द लेंथ ऑफ मेटल पाइप इज मेजर्ड एज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फिगर। और इसके अंदर 3 चीज़ें पूछी गई थी। तो ये न्यूमेरिकल तो एज इट इज़ हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया था। ये नई बुक का सॉल्व एग्जाम्पल था। तो जिसमें फाइंड मीन लेंथ ऑफ द पाइप, पहले पार्ट में फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द लेंथ ऑफ द पाइप, और थर्ड पार्ट में रेजोल्यूशंस गिवन था और आपसे पूछा था कि जो अनसर्टेनिटी आई है वो इस रेजोल्यूशंस के मुकाबले में ग्रेटर है, लेस है और इक्वल है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो एज इट इज कॉपी में थी, आपने सॉल्व किया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे क्लास में या मैसेज के जरिए डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, वो था व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, डिफाइन द फॉलोइंग, राइट। तो ये डेफिनेशन से आपके असाइनमेंट्स में थी। उम्मीद है कि ये असाइनमेंट से जब आपने सॉल्व किया होगा तो इसकी डेफिनेशंस भी आपने देखी होंगी। तो डेफिनेशन में ऐसी कोई इश्यूज थी नहीं। अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम भी आ रहा था तो आप गूगल सर्च भी कर सकते थे, बुक में भी देख सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक निहायत ही आसान सा क्वेश्चन था, राइट। स्टूडेंट्स, सेक्शन सी जो है उसमें एक क्वेश्चन था, उसके 2 पार्ट्स थे। पहले पार्ट में पूछा था टू फोर्सेज F1 and F2 which are making angle θ1 and θ2 from x axis respectively, determine their resultant by using rectangular components method. Is it? Students, ये तो बिल्कुल एज इट इज थ्योरेटिकल डेरिवेशन थी और ये आपके लेक्चर से बिल्कुल एज इट इज आया, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई थी। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आपने बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। स्टूडेंट्स, का जो सेकंड पार्ट था, define the word graph, write down its the types of graph with proper definition and example। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक था जो डिटेल में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि ग्राफ क्या होता है, जिसमें बात आपसे की थी कि इट इज द फिगर प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा और इंफॉर्मेशन, जिसको आपने ग्राफ कहा था। फिर हमने ग्राफ की 5 डिफरेंट टाइप डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो तो, जिसमें बार चार्ट था, पिक्टोग्राफ था, कंटिन्यूअस कर्व था, ब्रोकन लाइन ग्राफ था, पाई चार्ट थी, और हमने फिगर के जरिए एग्जांपल्स आपको दिए थे ताकि बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो स्टूडेंट, ये वो पेपर था जो आज आप लोगों ने अटेम्प्ट किया या एक आध दिन पहले आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। उम्मीद है कि पेपर में जो कुछ आपसे पूछा गया था उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे क्लास में या व्हाट्सएप के जरिए डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।